बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे आज लेक्चर 1 में। वाइटल फोर्स थ्योरी, रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम जो है वो कुछ सोर्सेज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले हम इंट्रोडक्शन आते हैं। इंट्रोडक्शन में हम पहले ओल्ड डेफिनेशन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की देखते हैं कि द कंपाउंड विच वर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स वाज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे जो कंपाउंड जो हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल और प्लांट से लेते थे, उनकी स्टडी जो थी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती थी। उन कंपाउंड्स में जो अब शामिल कौन कौन से हैं, जैसा कि ये शुगर, फैट्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स थे वो एनिमल और प्लांट से हासिल किए जाते थे, इसलिए इन्हीं को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था। और ऐसे कंपाउंड्स की जो है वो स्टडी कहलाती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बर्जीलियस हाइपोथेसिस और वाइटल फोर्स थ्योरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे बर्जीलियस के मुताबिक, उनको लेबॉर्ट्री में जो है वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता था। उनको बनाने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स की ज़रूरत होती थी जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल में मौजूद होती थी। मतलब बर्जीलियस के मुताबिक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से ही हासिल किए कर सकते हैं। अब इसका जो है वो ड्रॉबैक क्या निकला? इसका ड्रॉबैक ये निकला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो बनाने की तैयारी ही कभी कोशिश जो है वो नहीं की गई। अब फॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी और वोहलर सिंथेसिस। जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक वोहलर 1828 में जो है इस थ्योरी को रिजेक्ट किया उसने। कैसे? उसने अमोनियम सायनेट बनाया, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम सायनेट को मिलाकर अमोनियम सायनेट बनाया, और जब अमोनियम सायनेट को जो है वो गर्म किया तो वो यूरिया में चेंज हो गया। अमोनियम क्लोराइड को अमोनियम सायनेट के साथ मिलाया तो पोटेशियम सायनेट के साथ मिलाया तो अमोनियम सायनेट कंपाउंड मिला, और जब अमोनियम सायनेट को जो है वो हीट अप किया तो वो यूरिया में रीअरेंजमेंट प्रोसेस के थ्रू हो गया। अब यूरिया इससे पहले जो था सिर्फ और सिर्फ एनिमल के यूराइन से ही हासिल किया जाता था। अब आगे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अब लैब में बनाया जाने लगा तो वो डेफिनेशन के एनिमल और प्लांट से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए जा सकते हैं, वो फिर जो है वो रिजेक्शन हुई उस डेफिनेशन की, मतलब वो वैलिड नहीं रही। अब न्यू जो है वो डेफिनेशन के मुताबिक दी कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन और हाइड्रोजन और उनके माखूस कंपाउंड्स की जो है वो माखूस जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए, और उनकी स्टडी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाए। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन होने के बावजूद वो ऑर्गेनिक नहीं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है और कार्बोनेट। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, लेकिन उसके बावजूद ये कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ फीचर्स होते हैं जिनकी बिना पर हम उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें अब उन फीचर में जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन एटम। अब उसमें पहला आ जाता है पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन एटम। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म लॉन्ग, स्ट्रेट और ब्रांच्ड एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब कार्बन एटम की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता जाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता जाता है, और लॉन्ग चेन, स्ट्रेट और ब्रांच चेन, और बहुत जो है वो डिफरेंट साइज की रिंग कंपाउंड भी जो है वो बनाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। अब कार्बन जो है वो स्टेबल सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ना सिर्फ अपने जैसे कार्बन एटम के साथ बल्कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे कंपाउंड्स के एलिमेंट्स के साथ भी, और जो कि इनर्जेटिकली भी स्टेबल होते हैं। अब दूसरी बात ये कि टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी से मुराद ये है कि 4 बॉन्ड बनाना। अब कार्बन जो है अपनी टेट्रावेलेंसी को फुली सेटिस्फाइड रखता है। ये भी एक रीज़न है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बनाए जाते हैं। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिलियंस में है। इसके बाद है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। सिमिलरिटी इन बिहेवियर से मुराद ये है कि बहुत सारे कंपाउंड्स की जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी होती है,
और इस सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को, सिमिलर बिहेवियर को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज क्या है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप्स इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, के जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद बढ़ती जाए लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो उनका बिहेवियर सेम होता है, जिसको हम कहते होते हैं होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज की कुछ खसूसियात हैं कि हर आने वाला मेंबर जो है वो CH2 के ग्रुप के हिसाब से जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। मतलब हर आने वाले जो ग्रुप है, हर आने वाले कंपाउंड में CH2 ग्रुप का इजाफा होता है और वेट जो है वो 14 के हिसाब से इंक्रीज करता जाता है। जितने मेंबर्स हैं एक सीरीज़ के, उनको एक ही जर्नल मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। तमाम जो मेंबर्स होते हैं एक होमोलोगस सीरीज़ की, उसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसी तरह फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ होते हैं एक रेगुलर ग्रेडेशन के हिसाब से, जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होते हैं। मतलब एक कार्बन आइटम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, दो का उससे ज़्यादा, तीन कार्बन आइटम का वाले कंपाउंड का उससे ज़्यादा, चार कार्बन वाले कंपाउंड का उससे ज़्यादा, और इसी तरह जो है वो प्रोसेस चलता जाता है। अब आगे आ जाता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो इस वजह से इनके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा कि एक मिसाल है स्टार्च। रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो स्लो होते हैं। उसकी वजह होती है कि सबसे पहले क्लीवेज, जो फोल्ड बॉन्ड होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, फिर नए बॉन्ड बनते हैं। मतलब ये दो स्टेप में रिएक्शन होते हैं, तो इसलिए इनका जो है वो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है। सॉलिबिलिटी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो कंपाउंड हैं ये नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ये वाटर में सॉलिबल नहीं होते। कुछ कंपाउंड जैसे कि लोअर अल्कोहल, मेथानॉल और एथानॉल, ये पानी में जो है वो हल हो जाती है, लेकिन इनसे हाइयर वाले जो कंपाउंड है वो पानी में हल नहीं होते। तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। नॉन आयोनिक नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स की नॉन आयोनिक नेचर इस वजह से है क्योंकि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं, तो इस वजह से वो नॉन आयोनिक करेक्टर शो करते हैं। अब सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो हमारे पास है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। अब सबसे पहले जो है वो हम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, डाइज, कॉटन्स। डिके ऑफ द प्लांट एंड एनिमल गिव पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस, के पौधों के जो है वो गलने सड़ने से भी, एनिमल और प्लांट्स के जो है वो गलने सड़ने से हमें पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस मिलती है। इसके अलावा हम फ्रूट्स वगैरह भी हासिल करते हैं, उनमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कोल। कोल जो है तकरीबन 500 मिलियन साल पहले जो था, जो ज़मीन के अंदर जो थे बाकियात थे ट्रीज़ के, दरख्तों के, यानी कि पौधों के और एनिमल्स के भी, वो हाई प्रेशर टेम्परेचर और बैक्टीरियल और केमिकल डिके की वजह से जो है वो कोल में चेंज हो गया। सबसे पहले ये वुड डेड प्लांट में जिसे कहते हैं, बैक्टीरियल और केमिकल डिके जो सतह ज़मीन के अंदर जो दफन हुए, वो प्रेशर और बैक्टीरियल केमिकल डिके की वजह से पीट में जो है वो कन्वर्ट हुआ। पीट जो है वो 59% जो है वो कार्बन वाला कंपाउंड है। उसके बाद हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये लिग्नाइट में, फिर जो है बिचुमिनियस में, और उसके बाद लास्ट पे जो है वो एंथ्रासाइट में चेंज हो गया। अब कोयले की जो फॉर्म होती हैं वो डिपेंड करती है कार्बन कंटेंट पे। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना जो है वो क्वालिटी का कोल होगा। तो इसके मुताबिक ये है कि जो एंथ्रासाइट है सबसे बेस्ट कोल की फॉर्म है। अब कोल्स के यूजेस, सोर्सेज ऑफ फ्यूल के तौर पर हासिल होता है, कोल गैस हासिल करते हैं, इससे कोल टार, कोक, जो कि बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं। फ्रैक्शनल और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो कोल की है बहुत सारे कंपाउंड्स देती है। पावर जनरेशन में इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन 184 बिलियन टन जो है वो कोयला पाकिस्तान में है, जिसमें 80% जो है वो हम बेक ब्रिक्स यानी कि भट्टों में ईंटें निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब नेचुरल गैस आ जाता है। नेचुरल गैस जो है ये मिक्सचर है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का, और इसमें 80 से 85% जो है वो मीथेन होती है, और कुछ जो है वो दूसरी गैसेस भी होती हैं। इसी तरह ये जो प्रोड्यूस होती है ये भी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से जो है वो बनती है। अब यूजेस के तौर पर ये पावर जनरेशन में इस्तेमाल होती है, एज अ फ्यूल इन सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है,
डोमेस्टिक पर्पस जो घरों में हम सिलेंडर में जो है वो इस्तेमाल करते हैं गैस गैस वो भी तकरीबन नेचुरल गैस ही होती है। उसमें भी 80 से 85% जो है वो मीथेन होता है। क्लोरोफॉर्म की प्रेपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इससे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाते हैं जो कि एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये रिफाइंड फॉर्म जो होती है मिनरल ऑयल की, उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। मिनरल ऑयल क्या है? जो ज़मीन से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स से, वो एक मिक्सचर होता है। अब वो जो ऑयल होता है वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स को फिर हमें एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके ज़रिए जो है वो अलग करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के बुनियाद पर। मतलब इसमें वो मिक्सचर को ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि मिनरल ऑयल को आप एक बड़े से ड्रम में रख देंगे और फिर उसको मुख्तलिफ टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। मुख्तलिफ टेम्परेचर पर गर्म करने से हमें नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ईथर, नेफ्ता, गैसोलीन, कैरोसिन ऑयल, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और ग्रीसेस वगैरह, ये सारे के सारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है वो कंपाउंड हासिल किए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अहमियत में हम देखते हैं कि जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व हैं, प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, लिपिड्स इन्वॉल्व हैं, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व हैं, सारे के सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो हम खाना खाते हैं ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स में फैट पर मुश्तमिल होता है, जो कि सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं नेचर में। इसी तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मेडिसिन और क्लॉथिंग, कपड़े वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, पेंट्स, वार्निशेस, फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक, जो मेकअप का सामान वगैरह और डाइज वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जज़ाकल्लाह। अगर आपको लेक्चर अच्छा हो तो लगे तो सब्सक्राइब माई चैनल।